So today we are going to study about in solid state. So as we know, there are three states of matter like solid, liquid and gas. So difference between these three states is quite evident. हमें पता है सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्सिमम होती हैं. तो बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम आज तक बोलते आए हैं, क्या हमें इसके बारे में पता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है फॉर एग्जांपल टू मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स. अभी एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम ले जैसे वाटर, तो वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बॉन्ड्स नहीं होते. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जैसा अट्रैक्टिव फोर्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पास रखता है, इस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इसको तुम पढ़ चुके हो 11th क्लास में. 11th क्लास में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के हमने टाइप्स पढ़े थे और ये नाम तुमने बहुत सुना होगा, वॉन डर वाल फोर्स. तो व्हाट डू वी मीन बाय वॉन डर वाल फोर्स? वॉन डर वाल फोर्स आर अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं. तो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल्स, दो इंसान या तो एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं या एक दूसरे को हेट कर सकते हैं. तुम अपने दोस्तों को पसंद करते हो तो वो कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स. और तुम अपने दुश्मनों से दूर भागते हो तो वो कैसी फोर्स है? रिपल्सिव फोर्स. उसी तरीके से दो मॉलिक्यूल्स भी अट्रैक्ट हो सकते हैं या वो रिपेल कर सकते हैं. यूजुअली ज़्यादातर तुम्हारे लोग दुश्मन नहीं होते, दोस्त होते हैं. तो ज़्यादातर फोर्सेस अट्रैक्टिव होती हैं. अट्रैक्टिव माने ये एक दूसरे के पास रहना प्रेफर करते हैं. तो ये फोर्स जो एक दो मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं इन्हें बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस की है टाइप्स भी हम पढ़ चुके हैं 11th में. अगर तुम्हें याद हो तो इसके डिफरेंट टाइप्स भी थे. डिस्पर्जन फोर्स, राइट, डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स जिसे हम बोलते हैं. इसी तरीके से सेकेंड फोर्स वाज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल और थर्ड वाज डाइपोल डाइपोल, राइट. ये तीन तरह के वॉन डर वाल फोर्स हमने पढ़े थे. और डाइपोल डाइपोल का एक स्पेशल टाइप होता था और इसको हम बोलते थे हाइड्रोजन बॉन्ड. मैंने बताया था पहले भी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो 11th के बाद 12th में कंटिन्यू होता है. तो वॉन डर वाल फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स की. अगर तुम्हें ये नहीं पता तो भी टेंशन मत लो, क्लास जैसे ही शुरू होती है हम आगे बढ़ते हैं तो ये दोबारा आएगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग, सॉलिड स्टेट में तुम्हें ये समझ आ गया मैक्सिमम अट्रैक्शन कौन से स्टेट में? सॉलिड में. इंटरमीडिएट अट्रैक्शन कौन से स्टेट में है? लिक्विड में. और लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में है? गैस में. तो फोर्स और डिस्टेंस का डिफरेंट इन्वर्स रिलेशन होता है. जिसमें फोर्स ज़्यादा, वो ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उनके दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होगा. तो मिनिमम डिस्टेंस किस में है? मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, सॉरी मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिखा होना चाहिए था यहाँ पे. हाँ, मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, राइट. और लिक्विड्स में इंटरमीडिएट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, राइट. और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है. तो ये चीज़ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. नई चीज़ क्या है? नई चीज़ अब शुरू होती है. हमें गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है. और सॉलिड स्टेट के ऊपर पूरा चैप्टर है 12th में जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट. दो तीन चीज़ें जो तुम्हें पता ही हैं कि लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप, गैसेस हैव नो फिक्स वॉल्यूम नो फिक्स शेप, solids have fixed volume, fixed shape, right. Liquids and gases have a tendency to flow and so they are known as fluids, ठीक है. Fluids, liquid और gas दोनों को बोला जाता है because they have tendency to flow, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड्स एंड गैस के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं. क्या सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? कैन सॉलिड पार्टिकल्स मूव? तो तुम्हें लगता है कि नहीं. तुम सोचो ये बोर्ड एक सॉलिड है, क्या इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं? क्या ये बोर्ड इधर से इधर मूव कर रहा है? नहीं. तो पर
ये चीज़ माइक्रोस्कोपिकली हमने देखी तो हमने पाया यस सॉलिड पार्टिकल्स कैन मूव, नॉट मूव फ्रीली बट जस्ट ऑसिलेट, दे कैन ऑसिलेट। ऑसिलेट तुम्हें पता होगा ऑसिलेट का मतलब क्या है? ऑसिलेट का मतलब होता है जैसे सपोज ये पार्टिकल की ये पोजीशन है तो इधर से इधर थोड़ा सा ऑसिलेट कर सकता है बट उसकी मीन पोजीशन वहीं रहेगी। येस दे कैन ऑसिलेट अराउंड देयर मीन पोजीशन, तो इसीलिए उनके अंदर ये फ्लो नहीं कर सकते पर बस थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। दे कैन ऑसिलेट अराउंड देयर मीन पोजीशन। ठीक है, इसका तुम बोलो कि कोई एग्जाम्पल दो, क्योंकि तुम्हें इस बात पे अगर यकीन ना हो तो हम तुमने कभी देखा होगा अपने घर पे को बहुत पुराना सामान पड़ा हो प्लास्टिक का, ठीक है, और प्लास्टिक का सामान है, कोई कूलर पड़ा है या कोई सपोज़ कोई एक चौक, वाइट बोर्ड पे चौक लिखा है, ठीक है, किसी ने, और छुट्टियां हो गई, 2 महीने की छुट्टियां हो गई और बोर्ड से किसी ने मिटाया नहीं, तुम ये भी समझ सकते हो। तो मिट्टी जो प्लास्टिक में है या जो चौक जो बोर्ड पे है वो उसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाता है और उसको डस्टर से रब करो तो वो रब नहीं होगा। मिट्टी को हटाओ कपड़े से तो नहीं हटेगी, क्यों? बिकॉज वो थोड़ा बहुत डिफ्यूज़ कर जाते हैं। सॉलिड्स ऑल्सो शो अ लिटिल बिट डिफ्यूजन। वाई? बिकॉज इसके पार्टिकल्स, ये सपोज चौक है और ये बोर्ड है, चौक और बोर्ड के पार्टिकल्स दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं और ऑसिलेट करते करते दे गेट डिफ्यूज्ड। और अगर ऐसा बहुत दिनों तक उसे रखा जाए, चौक को बोर्ड पे लिखा दिया जाए, तो वो मिटना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हाँ, पार्टिकल्स सॉलिड के भी मूव करते हैं पर वो चले नहीं जाते वहाँ से फ्लूइड्स की तरह, वो वहीं पर ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें एग्जाम्पल समझ आया होगा। कोई पुरानी सी चीज़ घर में जाना आज स्टोर रूम में और एक पुराना सा कोई प्लास्टिक के पीस से मिट्टी साफ़ करने की कोशिश करना, देखो मिट्टी साफ़ होती है कि नहीं होती? नहीं होगी, बिकॉज सॉलिड्स ऑल्सो शो अ लिटिल बिट, टाइनी बिट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें ये आंसर देना है, येस पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट अराउंड देयर मीन पोजीशन। तो अब हम आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये तुम्हारे के पास पॉइंट है, इसको तुम नोट कर सकते हो, ठीक है, साथ साथ, या फिर मार्क कर सकते हो मॉड्यूल में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हम बात कर रहे थे वो चीज़ों को पास रखता है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम, वॉन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो वॉन डर वाल फोर्सेस सब्सटेंसेस को पास रखता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें दूर रखती है? तो बात करते हैं कि सपोज़ हम पानी को बॉईल करते हैं, तो जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स दे टेंड टू इवेपोरेट, वो लिक्विड से कौन सी स्टेट में चले जाते हैं? गैस स्टेट में। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पास थे, क्योंकि लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, और गैस में मॉलिक्यूल्स हो गए दूर। तो अब मुझे बताओ कि इनको दूर किसने किया? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को दूर किसने किया? तो तुम्हारी बात आएगी कि तुमने इसको हीट किया तभी ये हुआ। अगर हम हीट करते हैं तो हम कौन सी एनर्जी देते हैं? वी गिव इट थर्मल एनर्जी। अगर किसी चीज़ को गर्म किया जाए तो उसके बीच में मोशन आ जाता है, और मोशन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थे उसको तोड़ दिया, तो एक पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल इधर। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग थिंग्स अपार्ट? तुम्हारा आंसर होना चाहिए थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी कीप्स मॉलिक्यूल अपार्ट, कीप्स देम अपार्ट, मॉलिक्यूल्स को अपार्ट करता है। और वॉन डर वाल फोर्स कीप्स देम टुगेदर। मॉलिक्यूल्स को जोड़े कौन रखता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी कि वॉन डर वाल फोर्सेस। तो थर्मल एनर्जी दूर रखता है और वॉन डर वाल फोर्स पास रखता है। तो अगर हम बोले मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से यूजुअली हमारा मतलब होता है वॉन डर वाल फोर्स। तो मैक्सिमम वॉन डर वाल फोर्स किस में है? सॉलिड स्टेट में, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। और मिनिमम थर्मल एनर्जी किस में है? कि थर्मल एनर्जी दूर रखती है, तो सबसे कम दूर कौन है? सॉलिड। तो मिनिमम थर्मल एनर्जी सॉलिड्स में। मैक्सिमम थर्मल एनर्जी किस में है? जो सबसे ज़्यादा दूर है वो हो गया हमारा गैस। गैस पार्टिकल्स हैव द मैक्सिमम थर्मल एनर्जी।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 2 पॉइंट्स तुमने मार्क कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कीप्स देम टुगेदर वाइल द थर्मल एनर्जी कीप्स देम अपार्ट। थर्मल एनर्जी माने हीट की एनर्जी, ठीक है। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और अगर हम बात करें कि टेम्परेचर अगर कम होता है तो थर्मल एनर्जी भी कम होती है। एट लो टेम्परेचर द सब्सटेंसेस हैव लोअर थर्मल एनर्जी। और अगर हम कोई तुमसे पूछे व्हाई डू लिक्विड सॉलिडिफाई एट लोअर टेम्परेचर, पानी बर्फ़ क्यों बन जाता है, तो हम बोलेंगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं तो हम उसकी थर्मल एनर्जी को कम करते हैं। अगर हम थर्मल एनर्जी को कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे एंड दे विल बिकम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। तो ये भी चीज़ तुम आंसर कर सकते हो कि वाई डू लिक्विफैक्शन टेक्स प्लेस एज लो टेम्परेचर, बिकॉज देयर इज लो थर्मल एनर्जी उस केस में, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज ये कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। दे हैव डैश मास वॉल्यूम शेप, तो इसका आंसर क्या होगा, दे हैव फिक्स्ड मास वॉल्यूम शेप। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। तुम 2 मिनट लो, इसे कंप्लीट करो। Intermolecular forces are strong. Constant particles have fixed position, but they can only oscillate around their mean position. They are incompressible and rigid. ठीक है, तो ये हमारा fill in the blanks हो गया। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट्स को क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं? क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स या 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स? मतलब तुम अपने आसपास देखो और तुम सॉलिड्स को क्लासिफाई करो कि तुम्हारे आसपास लगा ये प्लास्टिक कैसा है, ये ग्लास कैसा है, ये मेटल कैसा है, तो तुम्हें इनको क्लासिफाई करना है। अब कैसे इन्हें क्लासिफाई करें उनकी बात करते हैं हम। हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई करें? सॉलिड्स को क्या क्लासिफिकेशन पॉसिबल है? तो सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। देखो, देख के तो नहीं बता पाएंगे कि ये क्या है, ये कैसा सॉलिड है, ये कैसे सॉलिड है, ऐसे हम देख के तो नहीं बता पाएंगे। बट अगर हम उनको माइक्रोस्कोपिकली देखें, उनके स्ट्रक्चर के अंदर जाएं, तो हम बता सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। तुम आसपास नहीं बता सकते, पर माइक्रोस्कोप से देखकर बता सकते हो कि ये सॉलिड क्रिस्टलाइन है या ये सॉलिड अमॉर्फस है। दैट मीन्स हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सॉलिड्स को। वन इज क्रिस्टलाइन एंड अदर वन इज अमॉर्फस, ठीक है। तो 2 तरह के सॉलिड्स होते हैं। तो इन दोनों को कैसे समझें कि कैसे ये अलग है, ठीक है। तो पहला टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है उसकी बात करते हैं। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। देखो, इनका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर देखने पे पता चलता है कि इनके अंदर जो शेप है वो कैसी है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में कैसी शेप है, इसके बारे में जानने के लिए माइक्रोस्कोपिकली देखना होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर कि उनके अंदर किस प्रकार का ऑर्डर है। अब ये तुम्हें 2 फिगर्स दिख रही होंगी, ये और ये। तुम बताओ कौन से में ज़्यादा फिक्स शेप्स दिखाई दे रही हैं और किस में फिक्स शेप दिखाई नहीं दे रही। तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि ए टाइप में फिक्स शेप है, बी टाइप में फिक्स शेप नहीं है ना। तो substances having fixed geometrical arrangement, they have fixed shape, fixed और characteristic माने जो किसी का अपना यूनिक करेक्टर हो। characteristic geometrical
शेप अगर हमें दिखे किसी को माइक्रोस्कोप में देखने से, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्रिस्टलाइन बोल देते हैं। जैसे कि ये, इसमें तुम्हें हेक्सागन टाइप शेप दिख रही है, तो ये जो हेक्सागनल शेप टाइप है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप है, और ये शेप हर जगह फॉलो हो रही है, तो ये शेप हम बोलेंगे ये कैसा सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन। दोज हु हैव फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप या अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ऑन द अदर हैंड अमॉर्फस सॉलिड्स को देखते हैं, क्या यहाँ पे कोई शेप हमें दिखाई दे रही है, क्या कोई शेप है जो फिक्स है, कोई ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है जो फिक्स है, नहीं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हमारी इर्रेगुलर शेप हो उन्हें हम बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। अमॉर्फस का मतलब है नो फॉर्म, ठीक है, ग्रीक वर्ड है अमॉर्फोस और उसका मतलब होता है नो फॉर्म। तो इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स with no regular shape, consist of particles with no regular shape। ठीक है। अच्छा, इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स तुम्हें देख के, अगर हम सपोज किसी तुमने सुना है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स जो नमक है, नमक हमारे घर पे नमक होता है, अगर नमक को हमने माइक्रोस्कोप से देखा या एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन, उस टेक्निक से देखा तो उसकी शेप फिक्स है। इसकी शेप कैसी है, उसकी शेप फिक्स एक 3 डायमेंशनल क्यूबिक अरेंजमेंट की फॉर्म में इसकी शेप है। तो ऐसी शेप, फिक्स शेप, क्यूबिक अरेंजमेंट नमक को क्या बनाएगी, इट विल मेक NaCl अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि जिसका स्ट्रक्चर फिक्स उसका नाम क्रिस्टलाइन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर तुम प्लास्टिक की बात करो, प्लास्टिक की कोई भी बॉटल, प्लास्टिक की कोई चेयर, प्लास्टिक की कोई किसी भी सब्सटेंस, पॉलीथीन को देखो और उसके सरफेस को, उसको अगर हम देखना चाहें तो उसके अंदर देयर विल बी नो शेप। तो प्लास्टिक्स आर अमॉर्फस, प्लास्टिक्स कैसे होते हैं, अमॉर्फस। और डे टू डे एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, आयरन, सारे मेटल्स, उनके अंदर भी फिक्स शेप होती है, तो इसलिए वो भी क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलाइन। ऑन द अदर हैंड ग्लास, ग्लास डज नॉट हैव फिक्स शेप, तो इसीलिए दे आर अमॉर्फस, ठीक है। तो तुम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जो भी सब्सटेंस में हमारे को देखकर पता नहीं चल सकता, बस माइक्रोस्कोपिकली पता चल सकता है, तो ये चीज़ तुम्हें तब ज़्यादा क्लियर होगी जब मैं क्रिस्टलाइन को डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो तुम क्लासिफाई कर पाओगे कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे आसपास अमॉर्फस हैं और कौन सी चीज़ें तुम्हारे आसपास क्रिस्टलाइन हैं। वो चीज़ें तुम तभी क्लासिफाई कर पाओगे जब तुम इसको डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि जब तुम्हें पता चल गया क्या क्या चीज़ें क्रिस्टलाइन हैं तो बाकी सारी चीज़ें क्या होंगी, अमॉर्फस, ठीक है। तो चलते हैं एक एक करके। फर्स्ट अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हमें जानना है। पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है कि कैसा अरेंजमेंट इनके पास है। तुम इस डायग्राम को देखो, इन दोनों डायग्राम को देखो, ठीक है, और इन दोनों डायग्राम में बताओ क्या कोई ऑर्डर है इनके बीच में या नहीं है कोई ऑर्डर। तुम दोनों को बारीकी से देखो तो एक ब्लू डॉट के आसपास 3 रेड डॉट है कि नहीं। इधर देखते हैं, इस मॉलिक्यूल में भी तो ऐसे ही है, एक ब्लू के साथ 3 रेड डॉट्स हैं। तो क्या ये स्ट्रक्चर दोनों का सेम है? यस, दोनों का ऑर्डर सेम है यहाँ पे। पर अब थोड़ा बड़ी पिक्चर देखते हैं, इससे थोड़ा और जूम आउट करते हैं, तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर हेक्सागन की शेप में ये स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे ये जो हेक्सागन्स हैं, ये हेक्सागन्स हर जगह पे रिपीटेड है। ऑन दी अदर हैंड
इसके अंदर बड़ी लेवल पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देखने को मिल रहा, हमें नहीं दिख रहा, राइट। तो अब मुझे बताओ क्या दोनों में कोई रिपीटिंग पैटर्न है या नहीं, दोनों में कोई ऑर्डर है या नहीं। तो तुम बोलोगे ऑर्डर तो दोनों में है, दोनों में एक पैटर्न तो है, इसमें भी एक पैटर्न है कि ब्लू के आसपास 3 रेड है, पर ये वाला पैटर्न छोटे डिस्टेंस पे रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डिस्टेंस पे रिपीट होने वाला ऑर्डर कहलाएगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या कहलाएगा? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्यों? पैटर्न तो है पर वो बहुत छोटे डिस्टेंस पे रिपीट हो रहा है, इतने से डिस्टेंस पे, फिर इतने से डिस्टेंस पे, फिर इतने से डिस्टेंस पे, है ना, छोटे छोटे डिस्टेंस पे रिपीट हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड इधर देखें तो ये पैटर्न बड़े डिस्टेंस पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ऑर्डर कहलाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है हमें वर्ड टू वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर? देखें, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, in this crystal arrangement constituent particles is ordered. It has long range order, which means that there is a regular pattern which repeats itself periodically over entire crystal. Very important line. What do you mean by long range order? long range order का मतलब है कि एक repeating pattern अपने आप को repeat करता है बड़े बड़े distance पे, ठीक है। On the other hand short range order में रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। तो अमॉर्फस हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, उनमें भी रिपीटिंग पैटर्न है वो 3 का, बट वो छोटे डिस्टेंस पे रिपीट हो रहा है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑन दी अदर हैंड ज़्यादा डिस्टेंस पे रिपीट हो रहा है। जब कोई बड़ा पैटर्न हर जगह पे फॉलो होता है तो इस केस में वो एरिया बहुत ऑर्डर्ड लगता है। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ और दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ में एक ही पैटर्न को हर एक मार्केट एक जैसी दिखती है, वो पूरा चंडीगढ़ बहुत ऑर्डर्ड दिखता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड दिल्ली में अलग अलग मार्केट्स हैं और हर एक मार्केट के अंदर अपना अपना पैटर्न है, पर वो पूरी दिल्ली पे फॉलो नहीं होता। इसीलिए दिल्ली की मार्केट्स सारी अलग दिखाई देंगी, दिल्ली अलग दिखाई देगी, पर चंडीगढ़ यूनिफॉर्म दिखाई देता है। तो इस केस में चंडीगढ़ इज क्रिस्टलाइन एंड बिकॉज उसके अंदर एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है जो पूरी चंडीगढ़ सिटी पर अप्लाई हो रहा है ना। पर दिल्ली यहाँ पे अमॉर्फस हो गई, क्यों? क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे पैटर्न तो हैं पर वो छोटे छोटे पैटर्न हर जगह अप्लाई नहीं होते, ठीक है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंसेस, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कुछ हमारी लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज ऑर्डर की वजह से बहुत सारी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ये क्रिएट करता है ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई तुमसे पूछे कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफर क्यों करती है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू डिफरेंस इन देयर अरेंजमेंट। अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफर करती है, और वो कोई पूछे क्यों डिफर करती है तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए क्योंकि इनके अंदर पैटर्न अलग है, अरेंजमेंट अलग है, शेप्स अलग है, फिक्स शेप नहीं है एक में और एक में फिक्स शेप है। तो इस वजह से प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फॉर बोथ क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट तुम अब एक एग्जांपल लेके चलोगे तो दिमाग में अच्छा रहेगा। तुमने अपने घर में कभी प्लास्टिक को माचिस से जला के देखा हो या कैंडल से जला के देखा हो, तो प्लास्टिक पहले सॉफ्ट होता है कि नहीं, और फिर वो मेल्ट होता है। बट ऑन दी अदर हैंड आइस की बात करते हैं। आइस अगर हम उसे -1 डिग्री पे रखें तो वो सॉलिड है ना। 0 डिग्री पे वो आइस होता है, पर 1 डिग्री पे आइस, 0 डिग्री पे आइस और वाटर दोनों हो सकता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही है ना। -1 डिग्री पे इट इज आइस, 1 डिग्री पे इट इज वाटर। तो अगर हम बात करें क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है? यस। जैसे ही 1 डिग्री हुआ तो सारी की सारी आइस क्या बन जाती है? वाटर। ऐसा तो नहीं होता कि 1 डिग्री पे आइस वाटर थोड़ी सॉफ्ट होती है, आइस सॉफ्ट होने के बाद पिघलती है, ऐसा तो नहीं होता। बर्फ़ को आज बाहर रखना घर पे और देखना सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, पर ऐसा तो नहीं होगा
आइस सॉफ्ट हो गई और अभी थोड़ी देर बाद मेल्ट होगी, ऐसा तो नहीं होता। पर प्लास्टिक के साथ ऐसा होता है, प्लास्टिक पहले सॉफ्ट होता है और फिर वो मेल्ट होता है। तो जो आइस है, आइस एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल है आइस, ठीक है, और अमॉर्फस का एग्जाम्पल है प्लास्टिक। तो अब तुम बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प है? तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, यानी कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अमॉर्फस सब्सटेंसेस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, वो सॉफ्ट होते हैं ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो सकता है, पर उससे पहले वो सॉफ्ट होगा। प्लास्टिक को अगर हम मेल्ट करने लगे तो सपोज वो जैसे ही 60 से 70 डिग्री के बीच में इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, सॉफ्टनिंग। तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर 60 से 70, 70 से 80 रेंज है, और इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री आइस का एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की। तो अगर तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास स्कूल में या कहीं जो भी तुम्हारे आसपास एक पुराना स्ट्रक्चर हो जहाँ पे ग्लास कांच जो है उसे बदला नहीं गया, तो अगर कांच को हम देखें तो कांच की अपीयरेंस होती है मिल्की, वाइटिश अपीयरेंस होती है। तो ये मिल्की अपीयरेंस उनमें क्यों होती है, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ग्लास ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन से मतलब ये है, ये तो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, जो हमारी बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस, हड़प्पन तो बहुत ही पुरानी हो गई। इनफैक्ट अगर हम बात करें गुप्ता एम्पायर की, कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हमें, या सपोज मौर्यन एम्पायर के हमें कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो वो मिल्की होते हैं, वो क्लियर नहीं होता ग्लास। तो ग्लास पहली बात बताओ वो कहाँ फिट होता है, अमॉर्फस में या क्रिस्टलाइन में, फिर हम उसका आंसर दे पाएंगे। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था ग्लास इज़ जस्ट लाइक प्लास्टिक, है ना। तो ग्लास इज़ अमॉर्फस, उसकी फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है, और ग्लास की फिक्स शेप नहीं होती तो वो अमॉर्फस है। अब जो ग्लास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्लास ऑब्जेक्ट्स हैं तो अमॉर्फस, पर अमॉर्फस चीज़ें कभी कभी क्रिस्टलाइन बन सकती हैं अगर उन्हें सही टेम्परेचर तक, सही टाइम तक, सही प्रेशर दिया जाए, तो दे कैन शो अ लिटिल बिट क्रिस्टलाइजेशन। तो अमॉर्फस सब्सटेंसेस में क्रिस्टलाइजेशन होना पॉसिबल है, और ग्लास बीइंग अमॉर्फस सब्सटेंस में जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो वो उसे मिल्की अपीयरेंस देता है। तो यहाँ पर हमने ये इसका आंसर क्या लिखना है, ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की है, दे हैव बीन एक्सपोज। तुम आंसर लिखो इसका आंसर लिखेंगे, सिंस ग्लास is an amorphous solid, glass is an amorphous solid, and these solids have a tendency to crystallize. These solids have a tendency to crystallize on exposure to long durations of heat, ठीक है। तो हमने बोला ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड्स, एंड अमॉर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू क्रिस्टलाइज ऑन एक्सपोजर टू लॉन्ग ड्यूरेशंस ऑफ हीट, ठीक है, फुल स्टॉप। सिंस since glass is amorphous and it undergoes crystallization, it becomes milky. तो ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में कन्वर्जन के टाइम पर देखने को मिलती है।
तो जो मिल्की ग्लास है तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन हुई होती है, वैसे वो अमॉर्फस होना चाहिए बट इट हैज़ बिकम अ लिटिल मिल्की। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं और सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है एनआइसोट्रोपी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनआइसोट्रोपी थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी। ठीक है, एनआइसोट्रोपी। देखो तुमने 10th में या अभी 10th में या 12th में ऑप्टिक्स है हमारे पास, है ना। तुमने ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट सबने किया हुआ है। ग्लास स्लैब से हम लाइट पास करते हैं, है ना। ग्लास स्लैब से लाइट पास करने पर लाइट बेंड होती थी, राइट, और बेंड होकर टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये चीज़ें हम देखते थे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के वक्त हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की बात करी थी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1.3 या 1.4 के अराउंड मिलता है हमें, क्राउन ग्लास, है ना। तो ये जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्या ये चेंज होता था जब हम लाइट को पास कराते थे इस एंगल से या इस एंगल से या इस एंगल से, या एक फिक्स प्रॉपर्टी थी? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज फिक्स्ड। कैसा था? फिक्स्ड, जितना है उतना ही रहेगा। हर किसी भी एंगल से ले लो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही आता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम ये आइस के स्लैब से एक्सपेरिमेंट करो, तुम ग्लास स्लैब की जगह आइस का एक स्लैब लिया और तुमने उसमें से एक लाइट को पास करा, तो जब लाइट को वहाँ से पास किया तो कुछ अलग एंगल दिखता था, यहाँ से पास किया तो कुछ अलग एंगल दिखता था। तो दैट मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस यानी बेंडिंग ऑफ लाइट इन आइस वेरीज। और कैसे वेरी करता है? जिस डायरेक्शन से हम लाइट को पास करते हैं उस पे डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करें अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करे, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। तो ग्लास अमॉर्फस था, तो अमॉर्फस ने कोई चेंज नहीं दिखाते। देखो एक बार रीड करते हैं इसे। एनाइसोट्रोपी का पहली डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट डू मीन बाय एनाइसोट्रोपी? सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, refractive index show different properties when viewed along different direction in the same crystal। तो वो कह रहे हैं कि जब हम डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट पास कराएं तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आता है, या कंडक्टेंस कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इस डायरेक्शन से ले रहे हैं तो कुछ और लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, इधर से ले रहे हैं कोई और आ रहा है, इधर से कोई और आ रहा है। तो ऐसे केस में जब कोई फिजिकल प्रॉपर्टी किसी सॉलिड की अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग आती है तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपी। आइसो माने सेम, एनआइसोट्रोपी मतलब डिफरेंट, आइसो मतलब सेम नहीं, तो एनआइसो मतलब डिफरेंट। ठीक है, तो एनआइसो मतलब डिफरेंट। तो एनआइसोट्रोपी कौन दिखाता है, एनाइसोट्रोपी क्यों दिखाता है, उसके बारे में जानते हैं। तो हमने देखा आइस एनाइसोट्रोपी दिखाता, आइस में डिफरेंट डायरेक्शन में से लाइट पास करने पे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिल रहा था। अब क्वेश्चन आता है क्यों। तुम इस डायग्राम को देखो, इसके अंदर तुम पहले बताओ कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तुम देखो रिपीटिंग पैटर्न हर जगह रिपीट हो रहा है या वो थोड़ी सी जगह पे रिपीट हो रहा है। तुम देख रहे हो ये पैटर्न पूरे क्रिस्टल पे है, पूरे सब्सटेंस पे 1 2 3 4 ये स्क्वायर्स और बीच में ब्लू डॉट्स, है ना। तो ये जो ऑर्डर है ये कैसा ऑर्डर है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर में हम देख रहे हैं अगर सपोज लाइट को पास कराया हमने इस डायरेक्शन से, ये सी वाली डायरेक्शन से, सी टू डी, तो हमारे को कैसे पार्टिकल इनकाउंटर हुए? बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग।
और इस डायरेक्शन से जाने पे हमारे कौन से पार्टिकल्स आए, स्मॉल 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 स्मॉल। तो तुम बताओ लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने की वजह से सेम पार्टिकल्स आते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने से डिफरेंट पार्टिकल्स आर एनकाउंटर्ड अराउंड डिफरेंट डायरेक्शंस। एज अ रिजल्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर की वजह से सब्सटेंसेस आर एनाइसोट्रोपिक। तुम ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, एक तुम बोलोगे ऐसा अमॉर्फस में क्यों नहीं है? अमॉर्फस में पार्टिकल्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब कोई खास पैटर्न नहीं है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर कोई खास पैटर्न नहीं है, छोटे मोटे पैटर्न बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अब इस केस में सपोज मैं एक डायरेक्शन चूज करता हूँ, बड़ा छोटा ऑलमोस्ट आ गए, ठीक है ना। इसी तरीके से इधर देखो बड़ा छोटा है ना, तो इधर देखें बड़ा छोटा। तो तुम देख रहे हो जब मैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर में डिफरेंट लाइंस बना रहा हूँ तो उन डिफरेंट लाइंस पर ऑलमोस्ट सेम पार्टिकल आ रहे हैं, बड़ा छोटा ऐसे चल रहा है, बड़ा, इधर भी बड़ा छोटा, ठीक है। इधर देखते हैं तो इधर भी ऐसा हो रहा है। तो ऑलमोस्ट एवरेज हो जाता है, हर जगह से शॉर्ट रेंज ऑर्डर में एवरेज हो जाता है, एक जैसे पार्टिकल ही आते हैं क्योंकि कोई ऑर्डर है नहीं, बड़े और छोटे दोनों इनकाउंटर होंगे। और इस वजह से हर एक डायरेक्शन से लाइट पास करने पे या कोई फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने पे कोई चेंज नहीं आता। शॉर्ट रेंज ऑर्डर की वजह से सब्सटेंसेस आर आइसोट्रोपिक एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर की वजह से सब्सटेंसेस आर एनाइसोट्रोपिक। इन शॉर्ट, crystalline substances show different property along different direction, while amorphous substances show same value of the physical property along different direction. तो इसको मैं थोड़ा लिख भी देता हूँ यहीं पे। एनाइसोट्रोपिक का मतलब different values of physical property along different directions. और आइसोट्रोपिक का मतलब substances have same value along different direction. different direction चूज कर लो फिर भी सेम वैल्यू दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आई होप ये तुम्हें समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ अजीब सी बात है जो हमें अमॉर्फस सॉलिड में देखने को मिलती है। तो दैट इज, इसको हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेचर, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पक्के सॉलिड हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। और जो अमॉर्फस सब्सटेंसेस आर, दे आर फॉल्स सॉलिड्स और सूडो सॉलिड्स। ऐसा क्यों, इनको फॉल्स या सूडो सॉलिड क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। यस, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। प्लास्टिक्स एंड सॉलिड्स, ग्लास, वो उनको हमने फ्लो करते हुए पकड़ा है, पर ऐसे पकड़ा है कि बहुत सालों में ये फ्लो करते हैं। तो दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। फ्लो मतलब मूव करना, लिक्विड की तरह, गैस की तरह फ्लो करना, ऑसिलेट नहीं, फ्लो। और ये फ्लो करते हुए हमने कैसे सॉलिड्स को देखा है, अमॉर्फस सॉलिड्स को। क्यों अमॉर्फस सॉलिड्स? तो तुम बोलोगे क्या जो मेरी खिड़की में जो ग्लास लगा है क्या वो भाग रहा है? नहीं, वो भाग नहीं रहा। क्या प्लास्टिक की चेयर है क्या वो बह रही है? नहीं, वो बह भी नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि सालों में, 100 से 200 साल बाद जब तुम यहाँ नहीं होगे तो ये प्लास्टिक थोड़ा सा फ्लो कर जाएगा, थोड़ा सा, करीब
मतलब 200 साल में अगर वो सपोज 0.1 सेंटीमीटर भी मूव कर गया तो वो फ्लो तो कर रहा है ना, बट वो इतना स्लोली कर रहा है कि हमें पता नहीं चलेगा, अपनी पूरी ज़िंदगी में पता चलेगा, है ना। तो सूडो सॉलिड्स, अमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली। तो अब बात आती है क्या इनको सॉलिड्स बोले या इन्हें लिक्विड बोले। तो इनको सॉलिड या लिक्विड बोलने के लिए एक बेटर टर्म है, इनको हम बोलते हैं बहुत ठंडे हुए लिक्विड हैं ये, सुपर कोल्ड लिक्विड है ये। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला, क्योंकि अगर तुम लिक्विड को कूल कर दो तो वो लिक्विड फ्लो करेगा पर बहुत स्लोली करेगा ना, क्योंकि थर्मल एनर्जी कम हो जाती है ठंडा करने से। तो सुपर कूल्ड लिक्विड बोलने से हम ये बोल रहे हैं कि अमॉर्फस सॉलिड्स आर एक्चुअली सुपर कूल्ड लिक्विड्स जो फ्लो कर रहे हैं बट बहुत स्लोली। तो अगर तुमसे बोले अमॉर्फस सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, नो, ट्रू सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ट्रू सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। और ऐसे कौन होते हैं जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जिनकी फिक्स शेप होती है, वो फ्लो नहीं करते। पर जो सूडो सॉलिड्स हैं वो फ्लो करते हैं बहुत स्लोली, बहुत स्लोली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसके नीचे, इसका आंसर बताएं। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है, तुम इसे बुक की लैंग्वेज में लर्न कर सकते हो, ये सारा बुक की लैंग्वेज में है। ये नोट्स अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो, ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें अदरवाइज तुम इसे बुक में मार्क कर सकते हो, ये एज इट इज़ एनसीईआरटी की लैंग्वेज है जो हमें बोर्ड में लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन, ग्लास पेन्स फिक्स्ड टू द, पेन्स माने शीशे के जो खिड़कियाँ हैं, glass panes fixed to windows or doors of old buildings are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the top. Why? वो कह रहे हैं कि जो ग्लास अगर तुम बहुत सालों बाद, फिर से बहुत सालों बाद अपनी खिड़की के ग्लास को निकाल के देखो तो वो नीचे से थोड़ा सा थिक होगा और ऊपर थिन होगा, या ऊपर थोड़ा सा गैप आ जाएगा। तो ऐसा क्यों आ जाएगा, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि ग्लास यानी कि अमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो ग्लास अगर पहले काफ़ी सालों तक ऐसे था, धीरे 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 फ्लो करता करता वो नीचे की साइड पर थिक हो जाएगा और ऊपर की साइड पर थिन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू फ्लो, इसे बोलते हैं। इसीलिए इसका आंसर हमें लिखना है, आंसर मैं बोलता हूँ तुम इसे नोट कर लो। हम बोलेंगे कि ये वाली लाइन रिपीट करेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो दो वेरी स्लोली, देयरफॉर समटाइम्स दीज आर कॉल्ड सुपर सॉलिड्स और सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ये लाइन को यहाँ पे लिखें, ठीक है, लिखो, इसे रिपीट करो, फिर इसके आगे आंसर कंप्लीट करते हैं। तो इसके आगे तुम लिखोगे, सिंस ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड सो इट विल ऑल्सो फ्लो बट स्लोली, देयरफॉर दे आर फाउंड, ग्लास पेन्स आर फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली अमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन की, ये उन सब का एक समरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एनसीईआरटी या नोट्स में, हम मेरे नोट्स में मिल जाएगा। तो शेप, डेफिनेट शेप क्रिस्टलाइन का, इरेगुलर शेप अमॉर्फस का, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन, ठीक है, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर अमॉर्फस, ठीक है। क्लीवेज प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब है
क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग माने कटिंग। तो अगर हम बात करें कि एक सॉलिड है और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको अगर मैंने नाइफ के साथ कट किया तो नाइफ के साथ कट करने के बाद ये ऐसे कट जाता है जैसे स्मूथ सरफेसेस की तरह। तो इसकी सरफेसेस जो कट होके आती हैं दैट इज स्मूथ सरफेस। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर अमॉर्फस सॉलिड को हम कट करें, तुम सोचो कांच को तुम कट करो तो उसकी सरफेसेस जब हम कट करते हैं तो उसकी जो सरफेसेस क्रिएट होती हैं नाइफ से या किसी चीज़ से, तो इट इज़ नॉट रेगुलर बट इरेगुलर, इरेगुलर सरफेसेस। ठीक है। तो इरेगुलर सरफेस इसे बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी कौन स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस कौन दिखाता है? स्मूथ सरफेसेस दिखाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड और अगर हम बात करें इरेगुलर सरफेसेस कौन दिखाता है? इरेगुलर सरफेसेस दिखाते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है। तो ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। नेक्स्ट इज हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ रखा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन माने मेल्टिंग, मतलब कितनी हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए। तुम बताओ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, तो उसको देने के लिए हीट तुम्हारी फिक्स होगी या नहीं? 50 किलो जूल पे अगर आइस मेल्ट होती है तो 50 किलो जूल पे ही मेल्ट होगी। पर प्लास्टिक क्योंकि वो सॉफ्टन होता है एक रेंज पे, तो उसमें 50 किलो जूल की बजाय 50 से 100, 50 से 250 पॉइंट इज एक रेंज होगी। तो फिक्स्ड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी होगी? क्रिस्टलाइन की। और नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन किसकी होगी? अमॉर्फस की। ठीक है। कौन एनाइसोट्रोपिक था? क्रिस्टलाइन। कोई पूछे क्यों कोई एनाइसोट्रोपिक था? ड्यू टू लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और आइसोट्रोपिक कौन था? अमॉर्फस। क्यों? ड्यू टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है। क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सारे हो गए। इसके बाद नेचर, ट्रू सॉलिड्स कौन से हैं और सूडो सॉलिड्स कौन से हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कौन सा है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर कौन सा है। ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क है इंटेक्स 1.1 से लेकर इंटेक्स 1.5 तुम्हें आंसर नोट करने हैं कॉपी में और मुझे सबमिट करने हैं। सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो जिनका फिक्स शेप होता है, जिनके पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। और ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये सबका कैरेक्टरिस्टिक होता है, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। दैट मींस कि हर एक मॉलिक्यूल में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो लैटिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इनकी कुछ क्लासिफिकेशंस है। क्लासिफिकेशन माने कि इसको हमने क्लासिफाई कर रखा है। और वो क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है? फर्स्ट हमारा टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दैट मींस ऐसे सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल्स हो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहलाएंगे। देखो अगर मैं बोलूं आइस एक सॉलिड है, पर आइस का कोई मॉलिक्यूल होता है क्या? आइस का मॉलिक्यूल क्या है? H2O। ये मॉलिक्यूलर है। ठीक है। अगर सपोज मैं बोलूं CO2 ड्राई आइस, ड्राई आइस का भी मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बाकी सॉलिड से? हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके लैटिस को बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हो, जैसे H2O, तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। जिनके लैटिस को बनाने वाले यूनिट मॉलिक्यूल है वो कहलाएंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन दिख रही है तुम्हें, मॉलिक्यूल्स आर द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को बनाने वाले कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात समझ रहे हैं एक बार। ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है इनटू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, सेकंड इज पोलर
molecular solids. ठीक है, then there are hydrogen bonded molecular solids. ठीक है, हमने क्लासिफाई कर रखा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड में. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं. तो नॉन पोलर होंगे, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं N2 को सॉलिड करना है. N2 ऐसे लिक्विड ही बहुत हाई टेंपरेचर पे होता है. अगर सपोज N2 को सॉलिड करना है, तो N2 को सॉलिड करने का हमें पता है N2 कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर या नॉन पोलर. ये 11th का कांसेप्ट है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसमें या नहीं है? नॉन पोलर. तो N2 O2 H2 अगर ऐसे सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो ऐसे सॉलिड्स क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. समझ में आएगा. सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड्स आर पोलर. पोलर सॉलिड्स का एग्जांपल है HCl सॉलिड है. तो HCl जो सॉलिड है, सॉलिड HCl, तो वो कैसा होगा, पोलर या नॉन पोलर? पोलर, क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तुम्हें पता है क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन को एक खींचता है शेयर्ड पेयर को, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेता है और दूसरा क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव. ऐसे कंपाउंड्स पोलर कहलाते हैं. तो अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स, 6 पोलर मॉलिक्यूल से लैटिस बनाए तो वो लैटिस सॉलिड कैसे कहलाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. समझ में एक बात. थर्ड टाइप का सॉलिड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने हेल्थ में पढ़ा था, बोला था कि हमेशा काम आएगा. तो इसको याद करने के 3 पॉइंट थे. FON, ठीक है, जिस भी कंपाउंड्स में FH, OH और NH बॉन्ड्स होते हैं वो सॉलिड्स कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स. ठीक है, क्लियर है भाई. तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स का मतलब जिनमें FH, OH, NH हो. तो अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O कैसा सॉलिड है, H2O आइस. हाइड्रोजन बॉन्डेड है. क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये नहीं होते, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स. तो दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाइड्रोजन बॉन्ड. हाँ, तो सर आइस हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ या फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. आइस जो है, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड. ठीक है ना, क्लियर है भाई. वैसे देखा जाए तो सारे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स पोलर भी होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वही तभी बनता है जब कंपाउंड क्या हो, पोलर. बस उन पोलर में जिनमें OH, FH, NH बॉन्ड आते हैं उनको हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स. क्लियर है भाई, समझ आया. ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं. अब तुम मुझे बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड का या नॉन पोलर का? हाइड्रोजन बॉन्डेड का सबसे ज्यादा होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होगा, ये बात है कि पोलर वाले ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर सपोज ये आइस है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड यानी कि आइस जैसे एग्जांपल ले, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है. तुम जब इसको लिक्विड वाटर बनाना चाहोगे तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक करेंगे तभी तो आइस जाके क्या बनेगी, वाटर. तो ये काम होता कौन से टेंपरेचर है, मेल्टिंग पॉइंट पे. ठीक है, और इनको मेल्ट करने के लिए ये हमें चाहिए होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करना होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हमें करना होता है ब्रेक. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में. हाइड्रोजन बॉन्ड हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉलोड बाय पोलर मॉलिक्यूल्स एंड देन फॉलोड बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो अगर आप बात करें, ये कोई तुमसे पूछ ले कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, नॉन पोलर, पोलर या हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डेड. और रीजन क्या होगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, तो मैं याद दिला दूं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्स. क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्स. ठीक है, अगर हम बात करें पोलर, तो पोलर के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
सबके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ सर हाइड्रोजन बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो मतलब ऐसा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा? ये पता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको ब्रेक करना है तो लिक्विड बनेगा। ये फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। ठीक है, समझ में आई बात? तो दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। तो these comprise of either atoms or for example argon और helium। तो अगर बोल रहे हैं कि नोबल गैस की बात करें, आर्गन और हीलियम, तो आर्गन जैसा जो मॉलिक्यूल है, आर्गन का एटम भी तो यही है, उसका मॉलिक्यूल भी यही है। क्यों? एटम और मॉलिक्यूल में डिस्टिंक्शन ये करते थे, जो एटम और मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, एटम स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो मॉलिक्यूल आर्गन का मॉलिक्यूल भी यही है और इसका एटम भी यही है। तो अगर तुम्हें बोला जाए कि आर्गन का सॉलिड बनाओ, तो आर्गन का सॉलिड कैसा होगा? पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर सॉलिड होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कोई है नहीं, कोई दो पोल्स है या इसमें नहीं। तो ये बोल रहा है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हम एटम्स का भी सॉलिड बना सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? जैसे कि आर्गन और हीलियम। क्लियर है? नेक्स्ट, इन दीस सॉलिड्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स, जो हमने पढ़ा कि पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, these solids are soft and non conductors of electricity। ठीक है, तो ये सॉफ्ट है, यानी कि इनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट कम है और ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, ये भी याद रखना है। ठीक है, अच्छा, दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसियस स्टेट में ये प्रेजेंट होते हैं। कैसे स्टेट में प्रेजेंट होते हैं? लिक्विड और गैसियस। क्यों? क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम आते हैं पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स पे। पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स का एग्जांपल है HCl, SO2। तो दो एग्जांपल्स अगर हम देखें, HCl, SO2 जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर सॉलिड्स भी पोलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो याद रख सकते हो, सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे ऑल आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, पोलर का मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर से ज्यादा होता है। तो ये लिक्विड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये भी गैसेस या लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा लो ही है। समझ में आई बात? ठीक है, अब आते हैं एग्जांपल्स आर सॉलिड SO2 और NH3 जो हमने कर लिया। फिर हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड आर दोस व्हिच हैव H, F and O और N, FON, O और H के साथ बॉन्ड हो, FH, OH, NH बॉन्ड में से कोई भी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है पॉइंट? ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, यानी कि H2O वाटर इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो तभी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर और आयंस होते हैं। क्लियर है पॉइंट? और यूजुअली हमारे टैप वाटर में आयंस होते हैं, इसलिए टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। समझ आएगा? ठीक है, नेक्स्ट हम बात आ रहे हैं आयनिक सॉलिड्स। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप इज आयनिक सॉलिड्स। अच्छा, हमने बोला था जिनका लैटिस मॉलिक्यूल बनाए वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जिनका लैटिस आयंस बनाए तो वो कैसा सॉलिड? आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है NaCl। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जब वो लैटिस में होते हैं तो यूजुअली उनके कंपाउंड, उनकी लैटिस को बनाने वाला क्या होता है? कटायन, अनायन, कटायन, अनायन, ऐसे चलता है। तो पॉइंट इज कि ये वाले सॉलिड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या आयंस प्रेजेंट है? आयंस प्रेजेंट है, तो ये क्या कहलाएगा? आयनिक सॉलिड। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ कटायंस एंड अनायंस। ठीक है, अच्छा, such solids are formed by three-dimensional arrangement of cation and anion bound by strong coulombic forces। coulombic या electrostatic force क्या होता है? जो दो के बीच में अट्रैक्शन हो, कटायन अनायन के बीच में अट्रैक्शन हो, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और
कूलम्बिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी का एक और नाम होता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीशीज ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछ ले क्यों हाई है, बिकॉज इसके पास स्पेशल टाइप का अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो दे हैव हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देन कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स से ज्यादा हायर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है? क्लियर है भाई? नेक्स्ट, दे हैव, सिंस द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, दे आर इंसुलेटेड इन द सॉलिड स्टेट, हाउएवर इन मोल्टन और dissolved state they can be, तो solid state में they are non conductors, solid state में they are non conductors, यानी कि अगर तुम नमक को solid state में किसी इलेक्ट्रोड्स के साथ रखो तो कंडक्ट नहीं करेगा, पर अगर वो लिक्विड या मोल्टन स्टेट में रखा जाए, लिक्विड या मोल्टन में, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है भाई? लिक्विड, मोल्टन, लिक्विड या फिर एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब नमक को पानी में डाल दिया तो एक्वस स्टेट में आ गया तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आई बात? सर इनका जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सिर्फ कोवेलेंट से ज्यादा होता है या बाकी सबसे भी ज्यादा होता है? इनसे कोवेलेंट नहीं, मॉलिक्यूलर से, मॉलिक्यूलर। ठीक है, समझ आ गया? आयनिक सॉलिड्स डिफरेंस समझ आया? किसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, मॉलिक्यूलर या आयनिक? आयनिक का। ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा, व्हिच आर कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट? नन ऑफ देम। None of them are conductors in solid state. Which of them are conductor in liquid state? Ionic solid. ये liquid में भी non conductor, aqueous state में भी ionic conductor, ये non conductor। समझ में आई बात? ठीक है, next, third is हमारा metallic solids। अब हम metals को कहाँ रखते हैं? तुम सोचो, metals भी तो solid है, तो मेटल्स को हम अलग क्लास में रखते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी और भी अलग है, तो दे आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, क्लियर है भाई? तो मेटालिक सॉलिड्स में मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग कैसे बनती है? जब एक कटायन है, ठीक है, और उसके ये न्यूक्लियस है, सपोज ये शेल्स है, ठीक है, वैलेंस शेल का ये इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, पर इन सबको हम एक पॉजिटिव यूनिट बना देते हैं, इसको बोलते हैं कर्नल। क्या बोलते हैं? कर्नल। तो कर्नल ये है और इसके बाहर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही दूसरा मेटल है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये इसके कर्नल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल। ठीक है, कर्नल पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका कर्नल इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, इसका कर्नल इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाती है जिसे बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग को यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग किस वजह से होती है? देखो लिखा हुआ है, मेटल्स आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये पॉजिटिव आयन है, जिसे कर्नल बोला जाता है, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को तुम लिख सकते हो कर्नल बोल रहे हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ कर्नल सराउंडेड बाय एंड हेल्ड बाय अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक समुद्र की तरह है जो पूरी जगह पर फैले हुए हैं, पर ये मेटल आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रखे हुए हैं? खींच के रखे हुए हैं। क्लियर है भाई? अच्छा, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेल में ना होकर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे होते हैं? मोबाइल। क्या करते हैं? मूव कर सकते हैं। तो अगर वो मूव कर सकते हैं तो इसकी वजह से प्रॉपर्टी आती है कुछ मेटालिक सॉलिड्स में जो बाकी में नहीं है। कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट, ट्रू और फॉल्स? यस सर, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, मेटल्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दे आर आल्सो थर्मल कंडक्टर्स, यानी कि हीट को भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
हमारे कर्नल्स क्या हैं, फ्री। क्लियर है भाई? अच्छा, each metal atom contributes one or more electron towards the sea of the mobile electrons। हर एक मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन्स को समुद्र में डाल रखा है, ऐसे समझ लो। और समुद्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसके बीच में कर्नल्स क्या है, तैर रहे हैं, और वो कर्नल्स अट्रैक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये आयनिक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम सोचो, नमक और ये लोहा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? लोहा, है ना? मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है देन सॉल्ट्स, तो सॉल्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है भाई? तो मेटालिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर ड्यू टू कौन सा फोर्स, कौन सा अट्रैक्शन? मेटालिक। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम बात करें कि एक पोर्शन ऑफ मेटल पे अगर हम हीट लगाते हैं तो दूसरी साइड पे वो फील हो सकता है ड्यू टू थर्मल कंडक्टिविटी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एक साइड से लगाएं दूसरी साइड पे फील हो जाती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? क्लियर है भाई सबको? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकी प्रॉपर्टी। अच्छा, अब बात आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप, और इनकी कुछ और प्रॉपर्टी अगर बोलने को बोला जाए तो दे आर डक्टाइल, दे आर मैलिएबल, दे आर सोलरस, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड दे आर सोलरस। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम याद रख सकते हैं मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम आते हैं फोर्थ टाइप पे, और वो फोर्थ टाइप है हमारा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। देखो, कोवलेंट वर्ड हमारा मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि जो हमने सबसे पहले पढ़े थे वो भी कोवलेंटली बॉन्डेड थे। तुम्हें याद है एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तो कोवलेंट बॉन्ड था ना? मैं तो एक बार मॉलिक्यूलर सॉलिड दोबारा याद दिलाता हूँ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी तो मॉलिक्यूल्स थे, जैसे H2O, SO2, ठीक है, N2O2, H, आर्गन, ये सारे के सारे ये तो कोवलेंट बॉन्ड से बने हुए थे। तो ये इसको यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि ये एक स्पेशल प्लेस है उनके लिए जिनका बहुत बड़ा कोवलेंट का नेटवर्क होता है। और इनमें से कुछ एग्जाम्पल है ग्रेफाइट और डायमंड, है ना? ग्रेफाइट में हमें पता है देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है कैसे बना होता है? कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी से, है ना? तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना देता है, नेटवर्क। ठीक है, इसी तरीके डायमंड की बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर भी हमने देखा होगा, टेट्राहेड्रल sp3, है ना? ये सारा डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड के स्ट्रक्चर में और इसकी स्ट्रक्चर में ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। जितना बड़ा ग्रेफाइट है उतना बड़ा नेटवर्क है। तो ऐसा सॉलिड कहलाता है कोवलेंट और नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में हमें ये याद रखना है कि इनकी, इसका एक और एग्जांपल बोले तो वो है सिलिकॉन कार्बाइड। देखो, दो ग्रेफाइट डायमंड तो याद रहेंगे, एक और एग्जांपल हम लर्न कर लेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। ये भी ऐसे नेटवर्क बना के रखते हैं। तो इसके अंदर डायमंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट इज द हार्डेस्ट स्टोन सब्सटेंस। और अगर कोई पूछे व्हाई, ठीक है, नेचुरली अकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। तो अगर कोई पूछे व्हाई, बिकॉज ऑफ द 3 डायमेंशनल नेटवर्क, 3D नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स है इसके बीच में बहुत सारे, और ये बहुत बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इट इज नोन एज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्लियर है भाई? एक ये डायग्राम देखेंगे तो शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, कोवलेंट मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड में मेटल्स बने हुए हैं एक जैसे, मेटल को लैटिस पे लगे हुए हैं। आयनिक सॉलिड में देखो 2 कलर बना रखे हैं, एक ब्लू और एक पर्पल। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रीन और पर्पल, इसका मतलब 2 तरह के, एक कैटायन है और एक एनायन है। ठीक है, और तुम इधर देखो तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो जिन्होंने लैटिस बनाया है। और इसको देखो कोवलेंट सॉलिड को, ये तो एक नेटवर्क की तरह है ना? समझ में आएगा? तो अगर बोलूं हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कोवलेंट का। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के यहाँ पे एक्सेप्शन है, इट इज सॉफ्ट।
ठीक है। दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर, बट ग्रेफाइट इज अगेन अ कंडक्टर, तो ये एक्सेप्शन है। तो अगर इन सब में से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? कोवेलेंट का। डायमंड को सोचना है, कोवेलेंट को लेते हुए, एक्सेप्शन को नहीं सोचना। कोवेलेंट का सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, फॉलोड बाय मेटालिक, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड है, फॉलोड बाय आयनिक, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सबसे वीक फोर्स किसका है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। क्लियर है भाई? तो इनकी बीच में प्रॉपर्टीज के बीच में एक टेबल बन सकता है, अगर तुम बनाना चाहो तो उससे हम आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है, इसको बना लेंगे। तुम कॉपी में बनाओगे टेबल। नींद तो नहीं आ रही? येलो लाइट से लग तो रहा है। अच्छा, तो जो सॉलिड्स अभी हमने पढ़े उनको एक बार प्रॉपर्टीज पे टेबल में डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो देखना चाहते हैं वो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। हाँ, और फिर एक फिजिकल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर हमने पढ़ा था आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मेटालिक सॉलिड्स, एंड देन वी हैव कोवलेंट्स या नेटवर्क बेटर टर्म है, नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी बना लेंगे। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट जो इनका लैटिस बनाते हैं, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने वाले कौन है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने वाले कौन है? कैटायन एंड एनायन। मेटालिक का कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन बनाता है? मेटल आयंस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन यानी कर्नल। ठीक है, और इनका लैटिस कौन बनाता है? एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, और इनका ऑर्डर किस रेंज में रहता है? सबसे पहले इनके अंदर नॉन पोलर का सबसे कम, पोलर का उससे ज्यादा, और पोलर से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। अब सिमिलरली आयनिक सॉलिड्स का थोड़ा सा हाइयर होता है देन मॉलिक्यूलर। ठीक है, हाइयर देन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ कौन सा अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मेटालिक बॉन्डिंग में हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, अच्छा सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट हाइयर। ठीक है, हाइयर देन आयनिक। ठीक है, और ये क्यों हाइयर होता है? बिकॉज ऑफ मेटालिक बॉन्ड। कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है के बीच में? मेटालिक बॉन्ड। नेटवर्क सॉलिड्स आर हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सब में से। ठीक है, अच्छा, रीजन बिकॉज ऑफ सो मेनी बॉन्ड्स, एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्ड्स। बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जिन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स की जगह बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर्स। ठीक है ना। अच्छा, आयनिक कंडक्टर्स आर कंडक्टर इन लिक्विड एंड एक्वस स्टेट। ठीक है ना, लिक्विड एंड एक्वस स्टेट। एक्वस मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं तो भी कंडक्टर।
मेटालिक सॉलिड्स क्या करते हैं? कंडक्टर्स हमेशा कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, मोल्टेन हो तो अब भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क सॉलिड्स नॉन कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट थर्मल कंडक्टर्स कौन से हैं? थर्मल कंडक्टर्स ये तो नहीं है, these are also no, these are yes, this is no, ठीक है। थर्मली कौन कंडक्ट करते हैं? अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात करें तो यार यूजुअली गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं इन देयर रूम एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर भी कैसे एग्जिस्ट करते हैं? गैस और लिक्विड, ठीक है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी आयनिक में, आयनिक प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? सॉलिड्स ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे यूजुअली, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये इनकी प्रॉपर्टी हम बताते हैं मैलिएबल भी है, भी गैस और लिक्विड ही होते हैं ज्यादातर, डक्टाइल भी है और सोलरस भी है। कौन? सो वो वाले आयनिक वाले कहाँ लिखा है? सो मोस्ट ऑफ देम आर गैसेस और लिक्विड। आयनिक में नहीं लिखा, आयनिक में है। नेटवर्क सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स आर सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स सबके दे देते हैं, अच्छा रहेगा। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तुम सोचो कोई भी चीज बोलो जिसका मॉलिक्यूल तुम बता सकते हो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फॉर एग्जांपल बेंजीन क्या है? मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल आता है C6H6 दिमाग में। अच्छा, नैप्थलीन आता है, नैप्थलीन 2 बेंजीन रिंग होती है नैप्थलीन में, आ रहा है मॉलिक्यूल दिमाग में, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आ रहा है दिमाग में, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर तुम्हें दिमाग में आ रहा है कि कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आ रहा है दिमाग में या नहीं? फॉर एग्जांपल O2, H2, N2, आर्गन, ठीक है, हीलियम, ये सारे कैसे हैं? नॉन पोलर, कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। कोई पोलर की बात करें तो HF तो चलो हाइड्रोजन बॉन्ड चला जाएगा, HCl, ठीक है, HBr, SO2, ये सारे क्या हैं? पोलर सॉलिड्स, ठीक है। अच्छा, और हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें OHF NH बॉन्ड हो, HF, H2O, NH3, ये सारे क्या हुए? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बेंजीन को कहां रखोगे? पोलर, नॉन पोलर या हाइड्रोजन बॉन्ड? नॉन पोलर। बेंजीन नॉन पोलर होता है ये, क्योंकि डायरेक्शन भी तो सोचो C6H6 सिमेट्रिक है ना चारों साइड से, तो वो नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता था डिफरेंट एटम्स के बीच में। हाँ, ऐसे तो CCl4 भी डिफरेंट एटम्स के बीच में है, और वो फिर भी नॉन पोलर होता है, कैंसिल हो जाता है डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है। हाँ, पोलर वही होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट हो, नॉन पोलर होते हैं जिनमें कैंसिल हो जाए, या फिर वही ना नेगेटिव, ठीक है। तो CCl4 अगर सॉलिड हो तो कैसा होगा? नॉन पोलर, समझ में आएगा? ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स का एग्जांपल ले, आयनिक सॉलिड्स का एग्जांपल तुम ऐसा आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आयनिक सॉलिड है? तुमने कटायन और अनायन दिमाग में आ रहा है तो हाँ वो सॉलिड, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, हाँ कोई भी जब कटायन अनायन तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो सॉलिड क्या है? अनायन। तो कोई भी आयनाइड सॉल्ट्स लिख सकते हैं, हाँ सॉल्ट्स की बात कर लो, हाँ एग्जांपल है सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट, ठीक है। अच्छा H2O+, हाँ FeCl3, ठीक है। अच्छा इधर देखें मेटालिक, मेटालिक में तो सीधा मेटल्स जैसे कि जिंक, जिंक को छोड़ दो, जिंक भी है सारे, कॉपर, आयरन, ठीक है,
कोबाल्ट, निकल, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, पर सोडियम मैग्नीशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं, ज्यादा हार्ड मेटल्स कौन से होते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब। जिंक क्या रखा आपने इसमें? होता है, जिंक भी होता है, पर ये थोड़े सॉफ्ट मेटल है, इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती है, वो हम पढ़ेंगे डीप प्रॉपर्टी। जिंक, ऐसे ही मर्करी, कैडमियम, सोडियम, ये सॉफ्ट मेटल, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें तो नेटवर्क सॉलिड्स आर डायमंड, ग्रेफाइट एंड सिलिकॉन कार्बाइड। तो ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, पर है तो इसी क्लास में ना। एक्सेप्शन मतलब उसकी प्रॉपर्टी डिफर करती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा है तो वो नेटवर्क ही है, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है। अब एक बार वो क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे से नहीं हो रहा था, थर्ड क्वेश्चन है टेक्स्ट का। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। अब तुम क्लासिफाई कर पाओगे जब तुम्हें पता हो। देखो, अमॉर्फस के लिए तुम याद रखना ज्यादातर प्लास्टिक्स, ग्लास और पॉलीमर्स, ठीक है, ये चीजें याद रखना, ये अमॉर्फस होती है, ठीक है। अब तुम्हें मॉलिक्यूलर सारी रिवाइज करनी है, मॉलिक्यूलर से लेके सारी, और तुम्हें इन सबको क्लास में डालना है। फॉर एग्जांपल पहला है पॉलीयूरेथ्रिन। पॉलीयूरेथ्रिन क्या हो गया? अमॉर्फस हो गया डायरेक्ट, क्योंकि पॉली है, पॉली माने पॉलीमर, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट करो। एक्चुअली सर वो क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में कौन सा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। हाँ, ठीक है। पॉलीयूरेथ्रिन के बाद नैप्थलीन हो गया। नॉन, देखो नैप्थलीन का तुम्हें मॉलिक्यूल दिमाग में आता है? ये नैप्थलीन का मॉलिक्यूल हमने क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नैप्थलीन इज क्रिस्टलाइन हो गया क्योंकि इसका मॉलिक्यूल है। क्रिस्टलाइन में कौन सा हो गया? मॉलिक्यूलर। और मॉलिक्यूलर में कौन सा हो गया? नॉन पोलर, ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड, सेम, बस ये पोलर होगा, COH है ना, और एसिड जैसे, हाँ, ये पोलर हो जाएगा, ठीक है, पोलर। या आयनिक में भी डालते हैं ऐसे एसिड्स को, क्योंकि इट इज अ वीक एसिड, तो आयनिक में भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की कोटिंग सुना होगा कभी, पेंट के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग करना। तो टेफ्लॉन इज अ प्लास्टिक लाइक मटेरियल, तो टेफ्लॉन इज पॉलीमर, पॉलीमर है। तो पॉलीमर क्या होते हैं? अमॉर्फस। तो ये क्या हो गया? अमॉर्फस। पोटेशियम नाइट्रेट, आयनिक, क्रिस्टलाइन, ठीक है। सेलोफेन, सही हो गया, अमॉर्फस हो गया। पॉलीविनाइल क्लोराइड, लग तो ऐसे रहा है कटायन आयन, पर पॉली लग गया आगे, पॉलीमर है। पॉलीमर माने फाइबर ग्लास, अमॉर्फस। कॉपर, क्रिस्टलाइन, और कौन सा? मेटालिक। समझ आया? कर पाएंगे? नेक्स्ट तुम करोगे 1.6। ठीक है, ऐसे ही एक और है 1.6 क्वेश्चन नंबर। सेलोफेन क्या है? सेलोफेन शीट है ना, प्लास्टिक की तरह ना, सेलोफेन का अमॉर्फस। 1.6 बोलो। ठीक है, ये 1.6 सॉल्व करो।
आयनिक होगा। क्या हो गया? देखो पोटेशियम सल्फेट क्या हुआ? आयनिक, टिन, मेटालिक, बेंजीन, मॉलिक्यूलर नॉन पोलर, यूरिया is NH2CONH2 मॉलिक्यूल में पोलर था ना, ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि NH बॉन्ड है ना। अमोनिया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर सेम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जिंक मेटालिक, सर अमोनिया तो जिंक सल्फाइड है, सॉरी आयनिक। सर अमोनिया पीछे से पोलर में रखा है। कोई वो उन्होंने गलती से दे दिया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड में चेक करेगा वो होगा। NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना, ठीक है। तो पोलर भी है ना, पोलर की क्लास है, सब क्लास है। ग्रेफाइट नेटवर्क, रुबीडियम मेटल है, मेटालिक। आर्गन क्या है? नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.7 सॉलिड इज वेरी हार्ड इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। सर मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन। मॉलिक्यूलर तो हार्ड नहीं होता, वो तो लिक्विड या गैस होता है। सॉलिड इज वेरी हार्ड। अपने टेबल में देखो, टेबल में आएगा नेटवर्क, ठीक है। इट इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज दिस? नेटवर्क, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। छुट्टी करें।